हेलो एंड वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हमारा जो टॉपिक है वो क्लाइमेट के रिगार्डिंग है और इस टॉपिक के रिगार्डिंग जो भी नोट्स चाहे टेस्ट सीरीज़ हो, जितने भी लेक्चर्स आ रहे हैं, ये सारे हमारी ऐप में मिलेंगे आपको। आप ऐप डाउनलोड कीजिए, वहीं पे आपको टेस्ट सीरीज़ भी मिलेगी। ठीक है, टॉपिक के रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव जो है वो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। ठीक है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक है, तो वहाँ से आप ऐप डाउनलोड कीजिएगा। ठीक है, तो आज क्लाइमेट स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्लाइमेट क्या होता है। ठीक है, क्लाइमेट अगर देखेंगे ना तो क्लाइमेट एवरेज वेदर कंडीशंस होती है ऑफ प्लेस। ओवर 35 ईयर्स हम मेजर करते हैं एवरेज वेदर कंडीशंस। क्लाइमेट लॉन्ग टर्म और वेदर शॉर्ट टर्म होता है, लेकिन कहने का मकसद यहां पे है कि वेदर से ही क्लाइमेट को डिटरमाइन किया जाता है। क्लियर? अब वेदर को डिटरमाइन करने के लिए हमें कुछ पैरामीटर्स, मतलब किन चीजों से हम वेदर बता सकते हैं कि इस जगह का वेदर कैसा है, तो वो क्या क्या चीजें हैं गाइस। यहाँ पे देखिए, टेम्परेचर है, रेनफॉल है, एयर प्रेशर है, ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट है, क्लाउड कवर है, ह्यूमिडिटी है। ठीक है, वेरियस नंबर ऑफ फैक्टर्स, मोर देन 20 फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल। छोटे बड़े फैक्टर्स मिला के ना एक वेदर कंडीशन को डिटरमाइन करते हैं। लेकिन जनरल जो फैक्टर्स मैंने बोले, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, एयर प्रेशर वगैरह, इनका ध्यान रखना है। तो इनकी स्टडी करके हम एक जगह का वेदर निकालते हैं और उसी वेदर को लंबे अरसे तक अगर देखा जाए, स्टडी किया जाए, वो उस प्लेस की क्लाइमेट को डिटरमाइन करता है। ओके, बात करेंगे पहला फैक्टर्स। देखो गाइस, मैं आपको एक चीज बताऊंगा, यहां पे ना हम क्लाइमेट का जो टॉपिक पढ़ेंगे ना, उसके लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए हमारे पास पता। जैसे वहाँ किस जगह का प्रेशर कम हो जाता है, विंड की मूवमेंट हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाती है, इतना तो पता है। लेकिन ये हाई प्रेशर लो प्रेशर क्रिएट कैसे होता है, वो कौन से फैक्टर्स हैं, इन बेसिक चीज़ों का पता होना चाहिए। फिर जाके हमें क्लाइमेट प्रॉपरली, मानसून वगैरह जो भी है अच्छी तरह से समझ आएगा। ओके, टेम्परेचर की बात करेंगे गाइस अगर, तो टेम्परेचर का जो मेन सोर्स है वो सन है। ठीक है, इंटीरियर ऑफ अर्थ है, थोड़ी बहुत अर्थ से भी हीट आती है। ठीक है, जो सन की हीट जो आती है ना, वो कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है, क्योंकि सन की कंडीशन पे डिपेंड करता है। यहाँ पे देखना, डायग्राम में आप देखोगे, यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं कि कैसे चेंज होती है। ये जो सन है, यहाँ पे देखा आपने, सन के अंदर छोटे छोटे स्पॉट्स बने हुए हैं और इन स्पॉट्स को कहते हैं सन स्पॉट। जब सूरज में, सन में ये जितने ज़्यादा, मतलब सन स्पॉट्स जितने ज़्यादा होंगे ना, उतनी ज़्यादा रेडिएट करेगा हीट, रेडिएशन ऑफ हीट इंक्रीजेस। ओके, ये स्टेटस है टेम्परेचर का। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखिए, अगर टेम्परेचर तो आ रहा है, चलो ठीक है, सूरज से तो ये किरणें आ रही हैं, लाइट रेज आती है। जो आने वाली रेज होती है सूरज से गाइस, उनको हम कहते हैं इनकमिंग शॉर्ट वेव सोलर इंसुलेशन। ओके, क्या है? ISWSI, इनकमिंग शॉर्ट वेव सोलर इंसुलेशन। ये इनकमिंग शॉर्टवेव सोलर इंसुलेशन जब आती है, ये अर्थ के बाहर जो गाइज ये थोड़ा सा बनाया हुआ है ना, ये वाली चीज जो है, ये एटमॉस्फेयर है, अर्थ का आपको रिप्रेजेंट करता है। और अर्थ की लिए ये ट्रांसपेरेंट होती है, मतलब ये इजिली पास हो जाती है। यहां से क्या हो जाती है? इजिली पास हो जाती है। एटमॉस्फेयर इनको मतलब ऑब्स्ट्रैक्ट नहीं करता है। अब जब यही रेज अर्थ पे स्ट्राइक करेंगी, स्ट्राइक करने के बाद वापस जाएंगी, वापस जाना चाहती है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर की जो लेयर होती है, मतलब एटमॉस्फेयर जो है, इनको ट्रैप कर लेता है। इनके लिए क्या है, इनको अपने से पास नहीं होने देता है वापस। मतलब जो OLWTR मीन्स आउट गोइंग लॉन्ग वेव
टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। क्या है जो वापस जाने वाली रेज होती है गाइस, उनको क्या कहते हैं, आउटगोइंग लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ओके, तो इसके लिए जो एटमॉस्फेयर होता है ना, एटमॉस्फेयर उसको क्या करता है, ट्रैप कर लेता है। ट्रैप मींस अपने अंदर ही इसको रिफ्लेक्ट बैक करना स्टार्ट कर देगा यहां पे, जिसकी वजह से सराउंडिंग में हीटिंग होगी। अगर सराउंडिंग में हीटिंग होगी गाइस, तो क्या होगा, टेम्परेचर डिटरमाइन होगा वहां का, क्योंकि टेम्परेचर क्या बताता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस, किसी चीज की हॉटनेस या डिग्री ऑफ कोल्डनेस, इसी को तो टेम्परेचर कहते हैं गाइस। ठीक है, और देखो एक चीज आपको यहां पे अब क्लियर हो गई। ठीक है, एक चीज क्लियर होगी कि अर्थ की सरफेस ये है, इस पे जब हीट ऊपर से मतलब जो इनकमिंग शॉर्ट वेव सोलर इंसुलेशन आती है, यहां से वापस जाना चाहती है, ये वापस गई। ठीक है, ये वापस जा रही है रेज, हीट जो है। अब यहां पे ऊपर क्या बनी हुई है, एटमॉस्फेरिक लेयर बनी हुई है गाइस। ठीक है, ये क्या करता है, ये इनको रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, क्योंकि इनको ट्रैप कर देता है हीट को। ओके, जिसकी वजह से जो सराउंडिंग में चाहे डस्ट पार्टिकल है, एयर के मॉलिक्यूल्स है, डिफरेंट गैसेस है गाइस, ये वाली चीजें क्या होती हैं, यहाँ पे हीट अप होंगे और यहाँ के इस जगह का, इस प्लेस का, एरिया का टेम्परेचर डिटरमाइन करेंगे। क्लियर। लेकिन एक चीज आपने देखी ना, ये जो हीट जा रही थी ना, ये हीट ये कहां से जा रही थी, फ्रॉम बिलो, अर्थ की सरफेस से जा रही है। हीटिंग इज फ्रॉम बिलो। अगर हीटिंग फ्रॉम बिलो हो रही है तो उसका मतलब जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो डिग्री ऑफ हॉटनेस कम होती जाएगी। तो जर्नली इसको हम इस स्टेटमेंट को हमने जर्नलाइज किया, क्या कि जो टेम्परेचर होता है हमारा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके है, तो है हाइट। मतलब आपका हाइट अगर इंक्रीज करती है, देखो यहां पे मैंने लिखा है हाइट अगर इंक्रीज करेगी, आपकी हाइट के इंक्रीज होने से टेम्परेचर जो होता है वो डिक्रीज करेगा नॉर्मली, यही कंडीशंस होती है। ओके, लेकिन गाइज कभी कभी ऐसे भी कंडीशंस आपने पढ़ी होगी, इसलिए मैंने यहां पे मेंशन कर दिया है, क्योंकि मैं बोल रहा हूं जनरली हाइट के इंक्रीज होने से टेम्परेचर तो डिक्रीज होता है, लेकिन कभी कभार कंडीशन रिवर्स्ड हो जाती है। और जब कंडीशन रिवर्स होगी, मतलब हाइट के इंक्रीज होने से आपका टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है, उस कंडीशन को, ये कौन सी कंडीशन आती है, इस फिनोमेना को कहते हैं गाइस टेम्परेचर इन्वर्जन। ठीक है, क्या कहते हैं इस फिनोमेना को, टेम्परेचर इन्वर्जन। अब ध्यान रखना है अपने, टेम्परेचर इन्वर्जन का मतलब क्या है कि हाइट के इंक्रीज होने से टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। ठीक है, तो गाइस यहां पे एक चीज है, ये टेम्परेचर इन्वर्जन था। तो टेम्परेचर इन्वर्जन में आपको एक चीज बोलूंगा, यहां पे मैंने आपको बताया है, जैसे मैंने यहां पे लिखा है ST फॉर स्टैंड्स फॉर स्ट्रेटोस्फीयर एंड TH स्टैंड्स फॉर थर्मोस्फीयर। इसका मतलब है स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है, और इसका मतलब है थर्मोस्फीयर। ये स्ट्रेटोस्फीयर और थर्मोस्फीयर एक्चुअली क्या लिखा है, इसका मतलब क्या है। देखो गाइज, एटमॉस्फेयर की लेयर्स आप देखोगे, सबसे पहले आपको मिलेगा यहां पे, सबसे पहली लेयर जो आपको मिलती है उसको कहते हैं हम कौन सी लेयर, ट्रोपोस्फियर। दूसरी लेयर जो मिलेगी उसको कहेंगे स्ट्रेटोस्फियर। तीसरी लेयर जो होती है उसको कहते हैं हम मीजोस्फियर, और चौथी लेयर जो आएगी उसको कहेंगे हम थर्मोस्फियर। अब एटमॉस्फेयर की जब स्टडी की जाती है तो हमें वहां पे ये मिलता है, क्या मिलता है कि अगर जैसे ये हाइट इंक्रीज हो रही है ट्रोपोस्फियर से ऊपर, तो टेम्परेचर क्या करता है गाइस, डिक्रीज करता है। ओके, ये तो नॉर्मल फिनोमेना को फॉलो कर रहा है। लेकिन जैसे स्ट्रेटोस्फियर की बात करेंगे ना, स्ट्रेटोस्फियर में अगर हाइट स्ट्रेटोस्फियर की लेयर से ऊपर जैसे जैसे जाओगे तो आपका टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा। तो क्या टेम्परेचर इन्वर्जन वाली कंडीशन आ गई ना। ओके, इसीलिए लिखा था स्ट्रेटोस्फियर यहां पे। उसके बाद अब कौन सा फैक्टर होता है यहां पे रिस्पॉन्सिबल, तो आप देखोगे गाइस ओजोन, क्योंकि स्ट्रेटोस्फियर में आपको ओजोन लेयर मिलेगी, ये 20 से 25 किलोमीटर के बीच में आपको मिलेगा अबोव द अर्थ सरफेस, सी लेवल। ठीक है ना, यहां पे
उसके बाद जैसे आप मीजोस्फीयर की बात करोगे, मीजोस्फीयर में भी हाइट इंक्रीज होने से आपका टेम्परेचर डिक्रीज होता है, नॉर्मल फिनोमेना फॉलो होगा। लेकिन जैसे थर्मोस्फीयर में जाओगे, थर्मोस्फीयर में फिर आपको कंडीशन रिवर्स मिलेगी, मतलब हाइट के इंक्रीज होने से आपका टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। तो इसलिए कंडीशन यहाँ पे गाइस मैंने स्ट्रेटोस्फीयर और थर्मोस्फीयर का जो है यहाँ पे साइन डाला हुआ है। ओके, तो ये था आपको टेम्परेचर इन्वर्जन का। उसके बाद एक और पॉइंट लिखा हुआ है गाइस यहाँ पे कि कंडीशंस क्या होती हैं टेम्परेचर इन्वर्जन की। कभी डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स में आया भी गया है ये क्वेश्चन। हाई प्रेशर जो होता है, क्लियर स्काइज होनी चाहिए और लॉन्ग नाइट्स होनी चाहिए, ये कंडीशंस है टेम्परेचर इन्वर्जन की गाइस। मैंने यहाँ बताया ये कोल्ड है, ये कूल, मतलब अगर जैसे कोई लेयर है यहाँ पे हीट होती है, वार्म लेयर होती है, उससे ऊपर थोड़ा जाओगे वो कूलर होती जाती है, और सबसे ऊपर जहाँ से पूछे वो बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाएगी, कोल्डेस्ट कंडीशन आ जाएगी। लेकिन टेम्परेचर इन्वर्जन के केस में क्या हो जाता है, ये कोल्ड आ गया ना, ठीक है, ये वार्म हो जाती है और इसके ऊपर फिर कोल्ड लेयर होती है। तो आपने क्या देखा, पहले जैसे ऊपर गए कोल्ड हुआ, फिर हाइट के इंक्रीज होने से टेम्परेचर क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना है, लेकिन वो कोल्ड से वार्म की तरफ जा रहा है, तो मतलब इन्वर्जन, टेम्परेचर इन्वर्जन कंडीशन आ रही है ना। तो जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो टेम्परेचर इन्वर्जन कंडीशन आपको वार्म मिल रहा है, पहले कोल्ड मिला फिर वार्म मिला, उसके बाद फिर कोल्ड मिला, तो आपने दो कोल्ड लेयर के बीच में एक वार्म लेयर ऑफ एयर देखी, तो टेम्परेचर इन्वर्जन वाली कंडीशन आ गई। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पे टेम्परेचर, जैसे आपने देखा है कि हाइट के इंक्रीज होने से हमारा टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है ना डिक्रीज। अब किस रेट से गाइस डिक्रीज होता है, ये एक फैक्ट है, याद रखना है आप लोगों को, 6.4 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, जिसको नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। क्या बोलते हैं गाइस, नॉर्मल लैप्स रेट, नॉर्मल लैप्स रेट बोलते हैं। और वो नॉर्मल लैप्स रेट कितना है, यहां पे लिखा हुआ है 6.4 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। ओके गाइस, ठीक है। देयर आफ्टर अब हम ये देखते हैं कि सन की ना डिफरेंट, अर्थ की डिफरेंट पोजीशंस अराउंड द सन, उससे भी टेम्परेचर इंपैक्ट होता है, उससे भी आपके सीजन्स में जो सीजन्स है वो चेंज होते हैं हमारे, और क्लाइमेट पे इंपैक्ट करता है। क्लियर। जैसे सन गाइज यहाँ पे है, सन है ये, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए अर्थ की टिल्ट पोजीशन होती है, ये अर्थ है। ओके, नॉर्मली अगर देखोगे हम ऐसा लेते हैं एक प्लेन, लेकिन अर्थ का मेनली एक्सिस जो होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस तरह का अर्थ रोटेट ऐसे करेगा, ठीक है, विच इज अप्रॉक्सीमेटली 23 डिग्री एंड हाफ मिनट इसके साथ बनाता है वर्टिकल के साथ, और हॉरिजेंटल के साथ अगर इधर एंगल देखोगे तो वो 66 डिग्री एंड हाफ मिनट होता है। ओके, तो इस टिल्ड पोजीशन होने की वजह से ग्लोब भी आप देखोगे ना गाइज, आपके पास जो ग्लोब पड़े होते हैं वो भी थोड़े टिल्ड होते हैं। ओके, ये टिल्ड पोजीशन काफी इंपैक्ट करती है सीजन्स में, ठीक है। अब देखो यहां पे टिल्ड पोजीशन है, अर्थ की टिल्ड पोजीशन है, यहाँ पे ये वाली पोजीशन में देखो, या ये वाली पोजीशन आपने टिल्ड देखी। क्लियर। इस टिल्ड पोजीशन में आप क्या देख रहे हो गाइस, इस टिल्ड पोजीशन में आपने एक चीज देखा, जैसे ये टिल्ड पोजीशन इधर की तरफ है, ये वाली कंडीशन देखो, ये मैंने यहां बीच में इस चीज को ऐसे किया हुआ है इस तरह से। क्लियर। मतलब ये वाला रीजन जो है ना गाइस, ये वाला रीजन ये अर्थ को ज्यादा फेस कर रहा है, इतना। इन जर्नल देखोगे दिस इज योर इक्वेटर, ये बीच में आपको इक्वेटर की लाइन ड्रा आ गई, यहां से इक्वेटर आ गया ये। तो इक्वेटर जब ये है तो अर्थ का जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो सन को ज्यादा फेस कर रहा है, सन को ज्यादा फेस कर रहा है, और ये कंडीशन 21 जून की होती है। इसीलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आप देखोगे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे जो 21 जून होता है वो लॉन्गेस्ट डे माना जाता है, लॉन्गेस्ट डे, और शॉर्टेस्ट नाइट बोलते हैं हम इसको, शॉर्टेस्ट नाइट, ठीक है। अब अगर यहां पे लॉन्गेस्ट डे है, बताओ सदर्न हेमिस्फीयर पे क्या होगा, सदर्न हेमिस्फीयर पे 21 जून को लॉन्गेस्ट नाइट होगी, लॉन्गेस्ट नाइट होगी, और शॉर्टेस्ट डे होगा, शॉर्टेस्ट डे होगा, मतलब बिल्कुल रिवर्स कंडीशन, ठीक। क्या जर्नली आप कह सकते हो कि यहां पे समर कब है, विंटर कब है?
अर्थ पे कभी समर और कभी विंटर नहीं होता है, ये फैक्ट नोट कर लीजिए। अर्थ पे कभी समर और विंटर नहीं होता है जनरली। आप कभी नहीं कह सकते हो इस महीने में अर्थ पे समर है और इस मंथ में, इस पीरियड में विंटर है। हाँ, आप ऐसा कह सकते हो कि इस मंथ में, जैसे इस फ्रॉम दिस मंथ टू दिस मंथ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर है और सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर है। ओके, इस तरह हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो 21 जून की कंडीशन हमने देखी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का मैक्सिमम पार्ट अर्थ को फेस कर रहा है, सन को फेस कर रहा है, इसलिए यहां पे ज्यादा इंसुलेशन होती है, मतलब ज्यादा लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट होती है। क्लियर? लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट होती है। क्लियर? उसके बाद देखो देयर आफ्टर, उसके बाद अगर आप इस कंडीशन पे आ जाओगे, यहां पे इस पोजीशन पे आ जाओगे, किस पोजीशन पे आ जाओगे गाइस? इस पोजीशन पे आ जाते हो आप, इस पोजीशन पे आ जाओगे 22 दिसंबर की पोजीशन पे। तो इस टाइम सदर्न हेमिस्फीयर जो है वो ज्यादा फेस कर रहा है, क्योंकि इक्वेटर ही है। सदर्न हेमिस्फीयर का मैक्सिमम पार्ट जो है वो सन को फेस कर रहा है, और ये कंडीशन 22 दिसंबर की है। ठीक है? उसी तरह से 23 सितंबर और 21 मार्च होता है गाइस। तो यहां पे सदर्न हेमिस्फीयर का इस टाइम लॉन्गेस्ट डे होगा और शॉर्टेस्ट नाइट होगी इनकी, लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे 22 दिसंबर को लॉन्गेस्ट नाइट मिलेगी और शॉर्टेस्ट डे मिलेगा। ठीक है गाइस? जिसको यहां पे जो था इसको हमने नाम दिया समर सॉलिस्टाइस, और इसको नाम दे देंगे यहां पे विंटर सॉलिस्टाइस। ओके, ठीक है? अब एक्चुअली गाइस ये होता क्यों है? ये होता क्यों है? क्योंकि शिफ्टिंग ऑफ ITC-Z, इसलिए क्लाइमेट पढ़ने से पहले इसको पढ़ना जरूरी था। क्योंकि आप पढ़ोगे, जब मानसून हम पढ़ेंगे ना, मानसून का बेसिक क्या है? मानसून के बेसिक यही होता है कि शिफ्टिंग ऑफ ITC-Z, जब ITC-Z हमारा नॉर्थवर्ड मूवमेंट होती है, ठीक है, नॉर्थवर्ड मूवमेंट होने से ऊपर हिमालयन रीजन में लो प्रेशर क्रिएट होता है, और लो प्रेशर क्रिएट जब होगा ना हिमालय पे जब इस तरह का मूवमेंट हो जाता है, ITC-Z का मूवमेंट ये आ जाएगा, यहां पे लो प्रेशर क्रिएट होगा, यहां पे हाई प्रेशर क्रिएट होता है, इसीलिए तो विंड अट्रैक्टेड होते हैं फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ओके, तो ये शिफ्टिंग ऑफ ITC-Z को समझने के लिए जरूरी था। तो मैं आपको एक चीज बताऊंगा, 21 जून को जो सन होता है ना, सन मतलब ये हमारा सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर डायरेक्टली होता है। ठीक है? डायरेक्टली होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर। उसके बाद 22 दिसंबर में हमारा सन जो होता है, सन की जो रेज होती है वो डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे होती है। क्लियर? और इक्वेटर पे 2 बार सन डायरेक्टली होता है, दैट इज 21 मार्च और 23 सितंबर। ठीक है? मैंने इसको थोड़ा सा और इजी आपके लिए बनाने की कोशिश की है। यहां पे देख लीजिए, इसको देखिए, इस चीज को देखिए, ये आपका इक्वेटर है गाइस। 21 मार्च को इक्वेटर पे सन होता है। ठीक है? और फिर शिफ्टिंग इसकी 21 मार्च से लेके ऊपर जाते हैं 21 जून तक, ये 30 डिग्री नॉर्थ तक जाएगा। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को फेस करता है सन यहां डायरेक्टली। ठीक है? और इसी को समर सॉलिस्टाइस कहते हैं, जो 21 जून वाली कंडीशन। 21 जून के बाद ये सन की मूवमेंट साउथवर्ड आना स्टार्ट हो जाती है। कब तक? 23 सितंबर को ये पहुंचता है फिर दोबारा इक्वेटर पे। इक्वेटर दोबारा डायरेक्टली फेस करता है सन को। फिर 23 सितंबर के बाद 22 दिसंबर तक इसकी मूवमेंट साउथवर्ड ही चलती है, और ये 22 दिसंबर को ये कहां पे पहुंच जाता है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को फेस करता है, मतलब डायरेक्टली ओवरहेड रहती है रेज, सन रेज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे। ठीक है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे जब 22 दिसंबर को रहेगी ना गाइस। ओके, अब ये बिटवीन द ट्रॉपिक, हमने देखा सन की जो मूवमेंट है बिटवीन द ट्रॉपिक्स होती है, दैट इज 30 डिग्री नॉर्थ से लेके 30 डिग्री साउथ तक। ओके, ठीक है? और कभी भी इससे ज्यादा, मतलब यहां से, मतलब पोलर रीजन पे, ये पोल है, नॉर्थ पोल ले लो और ये साइड साउथ पोल अगर ले लोगे ना आप, तो हमेशा रेज यहां आपको स्लांटिंग रेज मिलेंगी गाइस। इसलिए पोलर रीजन ठंडे होते हैं।
ठीक है, क्योंकि रेज वर्टिकली नहीं जाती है, यहां पे रेज स्लांटिंग वे में जाती है। ठीक, अब यहां पे हमने देखा जो सन है वो 2 बार इक्वेटर पे आता है, 21 मार्च को भी और 23 सितंबर को भी, और इसको कहते हैं इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स का मतलब होता है पूरी अर्थ पे गाइस 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे की रात होती है, याद रखना। पूरी अर्थ पे 2 डेज इक्विनॉक्स आता है। वर्नल इक्विनॉक्स जो आपका 21 मार्च को होता है और ऑटोनॉमल इक्विनॉक्स जो होता है आपका 23 सितंबर को होता है गाइस। ओके, एक क्वेश्चन आया है डायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में भी है, ये पाया गया है। एक क्वेश्चन आता है कभी कभार ऐसा, बताओ चेंज इन सीजन जो है वो किस पे डिपेंड करता है? क्या टिल्ट एक्सिस पे डिपेंड करेगा, क्या रोटेशन पे डिपेंड करेगा, या रेवोल्यूशन पे डिपेंड करेगा गाइस? अब रोटेशन क्या है आपको पता है, अर्थ अपने मदार पे रोटेट करती है अपनी ही जगह, ठीक है, और ऑर्बिट में जब रिवॉल्व करेगी अराउंड द सन उसको रेवोल्यूशन कहेंगे। ओके, तो हमें आंसर इसका जो एग्जैक्ट आंसर है, टिल्ड एक्सिस भी रिस्पॉन्सिबल है चेंज इन सीजन के लिए और रेवोल्यूशन भी, रोटेशन नहीं है गाइस। रोटेशन से सिर्फ डे एंड नाइट बनते हैं आपके। ओके, और एक फैक्ट आपके साथ शेयर करना चाहता हूं यहां पे। ये फैक्ट क्या है गाइस, यहां पे देख लीजिए, आपको नॉर्थ पोल पे ना होल 6 मंथ के लिए, 6 महीने के लिए दिन मिलेगा। वो कब? 21 मार्च से लेकर 23 सितंबर तक आपको 6 महीने के दिन मिलता है नॉर्थ पोल पे। और इसी तरह से साउथ पोल पे उस टाइम 21 मार्च से 23 सितंबर तक 6 महीने की रात होती है, 6 मंथ नाइट होती है। ओके, साउथ पोल पे इसी तरह से 23 सितंबर से लेके 21 मार्च तक जो होता है वो डे होता है, और उसी टाइम नॉर्थ पोल पे 23 सितंबर से 21 मार्च तक नाइट होती है। क्योंकि सन की मूवमेंट हमने क्या देखा, ट्रॉपिक्स में ही चल रही है, 30 डिग्री नॉर्थ से लेके 30 डिग्री साउथ। ओके, और इसके बाद रेज क्या जा रही है, स्लांटिंग जाती है। कभी भी रेज किसी भी रीजन पे डायरेक्टली स्ट्राइक नहीं करेंगे। ठीक है गाइस, नेक्स्ट जो हमारा है, नेक्स्ट हमारा क्या है, एक और फैक्ट है यहां पे, आप देख लीजिए इस फैक्ट में। ये क्या है फैक्ट यहां पे कि सोलर इंसोलेशन जो है वो मोर इंटेंस होती है कहां पे, सदर्न हेमिस्फीयर पे। कितना? 7% ज्यादा मोर इंटेंस होती है देन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब गाइज इसके पीछे लॉजिक है, क्योंकि लॉजिक क्या है, आप जानते हो अर्थ की 2 पोजीशंस होती हैं। अर्थ कभी जमीन से बहुत, सूरज से बहुत दूर फादर्स पोजीशन पे होती है, और कभी नियरेस्ट पोजीशन पे होती है। और फारदर्स्ट पोजीशन पे जो अर्थ होती है ना वो 4 जुलाई को होती है, याद रखना, बहुत ज्यादा दूर, दैट इज 152 किलोमीटर। और 3 जनवरी को नियरेस्ट पोजीशन होती है अर्थ की, तो 147 मिलियन किलोमीटर। ओके, 3 जनवरी और 4 जुलाई, 4 जुलाई, याद रखना ये 2 डेट है। अर्थ की पोजीशन एपीजी एंड पेरिजी पोजीशन जो हम कहते हैं। क्लियर? अच्छा, अब गाइज यहां आपको इस कंसेप्ट को अगर समझ आ गई अच्छी तरह से तो आपको ये डेट से याद रहेंगे। मुझे बोलो सदर्न हेमिस्फीयर कब सन को ज्यादा फेस कर रहा था? सर 22 दिसंबर को फेस कर रहा था। अगर 22 दिसंबर को फेस कर रहा था तो उसके साथ लिंक में याद रखना कि भाई 3 जनवरी को नियरेस्ट पोजीशन होती है। ठीक है, क्योंकि हमने देखा सदर्न हेमिस्फीयर ज्यादा इंटेंस होता है तो नजदीक पोजीशन होगी ना। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जुलाई में फेस कर रहा था, जून में फेस कर रहा था 21 जून को, और लेकिन उस पे सोलर इंसुलेशन उस समर में कम हो मिलती है, तो 4 जुलाई फर्दर्स्ट पोजीशन आ गई 152 मिलियन किलोमीटर। ओके, ठीक है गाइस। अच्छा, अब देखो टिल्टनेस ऑफ अर्थ क्या इंपैक्ट करती है। इस टिल्टनेस पे अर्थ जो टिल्ड है ना थोड़ी सी, मतलब अर्थ का एक्सिस इस तरह से नॉर्थ साउथ पोल आपको मिलेगा, नॉर्थ साउथ पोल। ओके, एक्चुअली ये होता है विंड्स का जो मूवमेंट होता है ना, ये देखो अर्थ अगर रोटेट ऐसे करेगी ना अपने एक्सिस पे, यहां पे रोटेट कर रहे हैं इस तरह से, ठीक है, इस तरह से जब अर्थ रोटेट करेगी ना, क्लियर, विंड्स का हमेशा डिफ्लेक्शन ना उसके काउंटर क्लॉक डायरेक्शन में जाते हैं, मतलब उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। ठीक, अब यहां देखो अर्थ की रोटेशन ऐसे दिख रही है तो विंड का डिफ्लेक्शन ऐसे दिख रहा है। ठीक है, यहां पे
अर्थ की रोटेशन ऐसे, मतलब अर्थ की रोटेशन यहां से ऐसे दिख रही है आपको, विंड का डायरेक्शन ऐसे दिख रहा है। ओके, इसी तरह से एयर मूवमेंट एक्चुअली अगर ऐसा है तो लेकिन डिफ्लेक्ट ऐसे होती है, ऐसे अगर आ रही है तो डिफ्लेक्ट ऐसे होती है। तो गाइज ये क्या चीज है, ये याद रखना, ये वाला इक्वेटर है आपका। कोरियोलिस फोर्स जो थी, कोरियोलिस फोर्स की वजह से भी ना ट्रेड विंड्स हैं जो हमारी प्लैनेटरी विंड्स है अर्थ में। जब हम पढ़ रहे हैं क्लाइमेट तो वहां पे हम पढ़ेंगे कि ट्रेड विंड्स कैसे, जैसे वेस्टर्लीज पढ़ते हैं हम, पोलर ईस्टर्लीज पढ़ते हैं, ठीक है, और डोल्ड्रम्स जो आपकी ट्रेड विंड्स है, उनका डायरेक्शन जैसे इक्वेटर चेंज होते ही, जैसे आप ना इंडिया देखोगे ना ऐसे, जब हमारा जो ITC Z जोन ऊपर आ जाता है ना, ऊपर आ जाता है, तो ये विंड्स इक्वेटर तो अपनी जगह है गाइस, लेकिन ये प्रेशर अपने साथ, लो प्रेशर बेल्ट्स है, ये अपने साथ चले ले गया ऊपर इनको। जैसे ही विंड्स इक्वेटर को क्रॉस करती है ना, अब देखो इक्वेटर को क्रॉस करेगी, इक्वेटर को क्रॉस करते हैं मतलब ऊपर आना चाहती है तो डिफ्लेक्ट हो जाती है यहां की तरफ। इसी से तो साउथ वेस्ट मानसून बनता है, इसी से तो साउथ वेस्ट मानसून बनता है ना, ठीक है, साउथ और वेस्ट डायरेक्शन से मानसून की विंड्स आती है। और भी फैक्टर्स हैं, इसको हम डिटेल में कवर करेंगे, लेकिन सिर्फ यहां यह समझना है कि वाई जैसे इक्वेटर को क्रॉस करेंगे, वाई द विंड्स शो राइट डिफ्लेक्शन। तो याद रखना, जैसे इक्वेटर को क्रॉस करेगी विंड, अगर वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जा रही है, हमेशा राइट डिफ्लेक्शन शो करेगी। एक्चुअली जाना ऐसा चाहती थी ऐसे, लेकिन डिफ्लेक्ट हो रही है यहां पे। अगर पोलर रीजन से डाउनवर्ड आ रही है गाइज, तब भी इसका राइट डिफ्लेक्शन ही दिख रहेगा आपको। और साउथ में, अगर इक्वेटर के साउथ से विंड का डायरेक्शन सपोज करो, देखो विंड का डायरेक्शन अगर साउथ में देख रहे हो नीचे आ रहा है, लेकिन डिफ्लेक्शन ऐसे होगा। अगर विंड आप मतलब नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है, लेकिन वो सदर्न हेमिस्फीयर में है, डिफ्लेक्शन लेफ्ट हो रहा है। तो एक ही क्रक आपने याद रखना है इसमें आगे समझने के लिए, ताकि आगे जाके चीजों को आप अच्छी तरह से समझ पाओ। वो क्या है, वो ये याद रखना है, कोरियोलिस फोर्स में अगर हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे विंड्स होती है, वो राइट साइड डिफ्लेक्ट होती है, और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट साइड डिफ्लेक्ट होती है। अब डिपेंड करता है विंड नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है या साउथ से नॉर्थ की तरफ आ रही है गाइस। ये देखो, ये जा रही है साउथ से नॉर्थ की तरफ, तो डिफ्लेक्शन राइट साइड हो रहा है। अगर जब नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रही है विंड, तब भी राइट डिफ्लेक्शन हो रहा है। एंड सेम फॉर द सदर्न हेमिस्फीयर। ओके, और एक चीज है, कुछ फैक्ट्स है। फैक्ट ये क्या है कि कोरियोलिस फोर्स का इंपैक्ट जो इक्वेटर पे होता है ना गाइस, वो 0 होता है और पोल्स में मैक्सिमम होता है। ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है। यहां पे मैंने कुछ नोटेशंस बताई है, जो यहां पे मैंने ये विंड का ये डायरेक्शन दिखाया, इसको डायरेक्शन ऑफ अर्थ रोटेशन बोलते हैं, जैसे ये वाला है, ठीक है। और ये वाला डायरेक्शन ऑफ ईयर है, एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ ईयर ऐसे जाना चाहती है, लेकिन एक्चुअली और क्या हो रहा है, डिफ्लेक्टेड इस डॉटेड पाथ में हो रहा है। ये डिफ्लेक्शन है इसका राइट साइड, क्योंकि इट इज प्रेजेंट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ओके, तो ये था गाइस हमारे पास ये चीजें, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा है विंड्स का, विंड्स जो है, विंड्स में हमारे पास जो बेसिक्स आता है, विंड हमारा है हाई एल्टीट्यूड्स जो है विंड होती है, जेट स्ट्रीम मिलेगा हाई एल्टीट्यूड विंड्स में आपको। सरफेस विंड्स में, सरफेस विंड में आपको ना, सरफेस विंड में आपको प्राइमरी, परमानेंट विंड्स या प्लैनेटरी विंड्स भी कहते हैं इनको, जिनके एग्जाम्पल ट्रेड विंड आ गई, वेस्टर्लीज आ गया, पोलर ईस्टर्लीज आ गए। सेकेंडरी विंड्स या सीजनल विंड, जिनमें मानसून आ गए, साइक्लोन्स आ गए। टर्शियरी विंड या लोकल विंड के नाम से जाने, लू आ गया, दादू आ गया, ब्रीज आ गया, सी ब्रीज। ब्रीज में 2 टाइप्स होते हैं गाइस, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज, ठीक है। तो हम क्लाइमेट, अभी क्लाइमेट का जो आगे आने वाला चैप्टर है, जिसको हम एक्चुअली यहां पे आगे कवर करेंगे, इसको बाद में, ठीक है। अब हमारा जो इसका एक ही टॉपिक थोड़ा सा रहता है। और एक चीज याद रखना, ये मैंने आपको ट्रेड विंड्स का, अगर आपका कोरियोलिस फोर्स अच्छी तरह से समझ आ गया तो आप विंड का डायरेक्शन देख सकते हो। ये देखो मैंने डायग्राम डाल दिया है, ये वाला हमारा हाई पोलर है, ये सब ट्रॉपिकल
हाई प्रेशर बेल्ट होती है, ये डोल्ड्रम्स कहते हैं हम इनको, या लो प्रेशर बेल्ट भी कहते हैं। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट सदर्न साइड में, और यहाँ पे आ जाएगा आपका सब पोलर लो, ये भी होगा सब पोलर लो। तो 7 बेल्ट्स होती है टोटल गाइस। तो टेम्परेचर और प्रेशर का अगर रिलेशन देखोगे ना, तो टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है। मतलब जिस जगह टेम्परेचर अगर ज़्यादा है वहाँ प्रेशर कम हो जाता है, और प्रेशर कम होने की वजह से क्या होगा, ग्रेडियंट बन जाता है। मतलब ये लो प्रेशर बना, ये हाई प्रेशर बना, इसलिए विंड हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाएगी। अब विंड्स की मूवमेंट अगर गाइस हॉरिजेंटल हो रही है, मतलब हॉरिजेंटली विंड मूव कर रही है, तो उसको हम विंड कहेंगे, क्लियर। और अगर वर्टिकल हो रही है, आप उसको हम कन्वेक्शन प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस, कन्वेक्शन, मतलब ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। यहाँ लो प्रेशर बन रहा है, लो प्रेशर मतलब विंड्स किसी भी तरह से, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, सपोज करो मैं बोलता हूँ कि वाटर बॉडी है, ओके, यहाँ पे एयर वगैरह है, यहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज से गैस मॉलिक्यूल एक्सपैंड होंगे, और एक्सपैंड होते होते ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। ऊपर चले जाने से यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, लो प्रेशर, ठीक है। तो ये ऊपर चले गए। उसके बाद क्या है, इसको फिल करने के लिए ना कहीं से हाई प्रेशर वाली विंड्स फ्लो करेगी, ठीक है। तो ये था हमारा गाइस आज का टॉपिक। और एक पॉइंट है यहाँ पे आप देख लेना, ये लिखा मैंने, वार्म एयर होती है वो राइज करती है, और कोल्ड एयर जो होती है वो फॉल करेगी, ठीक है गाइस। तो इसी के साथ नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।